चलो जी, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये वाला सेशन हम लोग कवर कर रहे हैं ना। तो इसमें हमने अभी तक जस्ट लास्ट क्लास में यहाँ तक कवर किया था, और आज मैं आपको ये वाला पार्ट कराऊंगा। कोशिश करते हैं जितना हो जाता है। तो हमने बस देखा है रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है ना, ये देखा था। सीडीएफ का डेफिनेशन क्या है, सीडीएफ की वो 4 प्रॉपर्टीज, और फिर हमने देखा था सीडीएफ के हेल्प से प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं। तो ये वाले पार्ट्स हमने अभी तक कवर किए हैं। अभी आज मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। सो ये वाला पार्ट है कि डिस्क्रीट का डेफिनेशन क्या है, कॉन्टिन्यूअस का डेफिनेशन क्या है ना। फिर ये पीएमएफ क्या होता है, पीडीएफ क्या होता है, ये समझाना है। फिर है ना, डिस्ट्रीब्यूशन का सीडीएफ के साथ क्या रिलेशन है। चलो, तो बताओ भाई, यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। हमने रैंडम वेरिएबल पढ़ा था। एक बार मैं यहाँ से आ जाता हूँ। तो अगर लूज सेंस में देखें तो हम सिर्फ ये मानते हैं, अगर सिर्फ हमें ये दिया हुआ लेट ओमेगा बी सैंपल स्पेस, देन अगर ये हमें दे रखा ओमेगा सैंपल स्पेस है, देन अ फंक्शन x from omega to r is called a random variable। तो ये आसान डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन तब वैलिड है जब हमें सिग्मा फील्ड दिया ही ना हो। तो सिग्मा फील्ड दिया ही ना हो मतलब सिग्मा फील्ड हमारा पावर सेट है, सिग्मा अलजेब्रा पावर सेट, इसमें इतना ही काफी है। फिर एक डेफिनेशन हमने लिखा था एडवांस वाला, वो ये था कि अगर सिग्मा फील्ड का जिक्र है तो वहां पे ऐसा लिखा होगा कि लेट ओमेगा कॉमा जी बी सैंपल स्पेस, ऐसा लिखा होगा। या लिखा होगा कि ओमेगा जी पी बी प्रोबेबिलिटी स्पेस, ऐसा लिखा हो सकता है। तो उस केस में एक मिनट, हाँ हेलो, हाँ प्रणाम, बताओ। हाँ जी, तो इसमें ये है, जो हमने लिखा था ना, दिस बी अ सैंपल स्पेस, देन अ फंक्शन, ये लिखा था हमने। फंक्शन क्या लिखा था, x from omega to r is a random variable if and only if, क्योंकि यहाँ चेक इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आएगा कोई ना कोई सबसेट ही आएगा ओमेगा का, और यहाँ सिग्मा फील्ड पावर से तो वो बिलोंग करना ही है, तो इसमें लिखने का जरूरत नहीं है। तो दिस इज रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ ये जो हमारे पास था x इनवर्स माइनस इंफिनिटी टू x, जो कि ये वाला सेट था एक्चुअली, या ओमेगा बिलोंग्स टू ओमेगा x ओमेगा लेस देन इक्वल टू x, दिस सेट मस्ट बिलोंग टू g फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये डेफिनेशन था, है ना। और यहाँ ये ऑब्वियस है क्योंकि यहाँ पे सिग्मा फील्ड का कोई जिक्र नहीं है ना, सो सिग्मा फील्ड मेंशन नहीं किया, इसका मतलब पावर सेट है ओमेगा का। तो पावर सेट होने का वजह से क्या होगा, उस सिग्मा फील्ड के पास जितने भी पॉसिबल सबसेट है ओमेगा का वो सब बिलोंग करेगा। सो दिस विल ऑब्वियसली बिलोंग टू ओमेगा, इसलिए यहाँ पे लिखते नहीं है। तो अभी हम लोग आगे की चीजें इसी के थ्रू कवर करेंगे।
सो विल कवर द नेक्स्ट थिंग इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कवर। ये तब होगा जब सिग्मा फील्ड आपको मेंशन होगा, अगर नहीं मेंशन है तो आगे की चीजें हम इसी डेफिनेशन के हिसाब से आगे हम काम करेंगे, ठीक है ना। सो अभी तो आगे का जो मैं डेफिनेशन लिखूंगा वो इसी के हेल्प से आगे लिखेंगे। ये भी ठीक है, लेकिन ये तब है जब सिग्मा फील्ड गिवन होगा तब इसको यूज करना है, सिग्मा फील्ड नहीं गिवन है तो ये यूज करेंगे। सो इसमें क्या था, अब हमने कहा कि भाई रैंडम वेरिएबल तो फंक्शन है, तो फंक्शन है तो रेंज होगा, तो ये जो रेंज ऑफ एक्स है ना, ये जो रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है रैंडम वेरिएबल ओमेगा टू आर, तो इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज तो एक सेट है। अब सेट क्या हो सकता है, तो अब कई सारे पॉसिबिलिटीज है ना। तो यहाँ पे हालांकि रेंज एम्पटी नहीं होगा, कोई ना कोई आउटकम तो होगा ही, है ना। तो यहाँ पे रेंज या तो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट हो सकता है। फिर इनफाइनाइट में भी दो पॉसिबिलिटी तुम लोग जानते हो, काउंटेबली इनफाइनाइट या अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है, ये चीज है। तो काउंटेबली इनफाइनाइट या अनकाउंटेबली इनफाइनाइट यही होगा ना। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है, ये जो रैंडम वेरिएबल का रेंज है वो डिसाइड करेगा कि हमारा रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट होगा या कॉन्टिन्यूअस होगा या मिक्स्ड होगा, कहीं ना कहीं वो रेंज पे डिपेंड कर रहा है। सो अब बताओ, अब मैं आ रहा हूँ डेफिनेशन पे। सो ये तो हमने रेंज की बात की कि रेंज एक फंक्शन है, तो फंक्शन के पास रेंज होता है। अब रेंज यहाँ पे रेंज या तो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। इनफाइनाइट में काउंटेबल इनफाइनाइट भी हो सकता है, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट भी हो सकता है। एक सेट मैंने डिफाइन किया था काउंटेबल सेट, कोई बताओ काउंटेबल सेट की क्या डेफिनेशन थी। वो तो काउंटेबल इनफाइनाइट है, काउंटेबल सेट क्या है, काउंटेबल कोई और ट्राई करो। काउंटेबल सेट और इनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट दोनों अलग अलग चीज है। काउंटेबली इनफाइनाइट सेट और काउंटेबल सेट दोनों डिफरेंट है। काउंटेबली इनफाइनाइट सेट सबसेट है काउंटेबल सेट का, ये बोल सकता हूँ, या जो काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है वो काउंटेबल सेट होगा ही, बट काउंटेबल है तो जरूरी नहीं काउंटेबल इनफाइनाइट होगा। तो क्या डेफिनेशन है काउंटेबल सेट का, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ये इंग्लिश की क्लास नहीं है कि हम इंग्लिश में मतलब लैंग्वेज की क्लास थोड़ी है ये मैथमेटिक मतलब स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स की क्लास, मैथमेटिकली डिफाइन करो। या हाँ, सो दैट इज एक्चुअली काउंटेबली इनफाइनाइट, वो इसका डेफिनेशन है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस। देयर शुड बी अ बाइसेक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू दैट सेट इज अ काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। काउंटेबल सेट क्या है, हाँ सिंपल। तो यहाँ पे एक्चुअली फाइनाइट सेट एंड काउंटेबल इनफाइनाइट सेट बोथ टुगेदर आर कॉल्ड काउंटेबल सेट, सिंपल। सो अ सेट विच इज आइदर फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट, ये दोनों मिलके जो एक नया सेट बना रहा है उसका नाम काउंटेबल सेट है। तो काउंटेबल सेट में फाइनाइट सेट भी आएंगे और काउंटेबल इनफाइनाइट सेट भी आएंगे, है ना। तो मैंने कहा काउंटेबल इनफाइनाइट सेट काउंटेबल होगा, बट काउंटेबल सेट मे नॉट बी काउंटेबल इनफाइनाइट, क्योंकि वो फाइनाइट सेट भी काउंटेबल सेट में आता है। सो काउंटेबल सेट का डेफिनेशन ये है कि अ सेट विच इज आइदर फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट, क्योंकि इसको आगे मैं ये फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा कि जिस रैंडम वेरिएबल का रेंज काउंटेबल सेट है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है, जिस रैंडम वेरिएबल का रेंज अनकाउंटेबल है दैट मे बी मिक्स्ड और कॉन्टिन्यूअस। तो तुम्हें मीनिंग पता होना चाहिए ना, तो ये है। तो वहां पे आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, जैसे मैं बोल देता हूं। सो वो ऐसा होगा कि लाइक देयर इज अ बाइसेक्शन फ्रॉम natural number or a subset of natural number to that set is called countable set। मतलब अगर आप बोल रहे हो नेचुरल नंबर से s में बाइसेक्शन है तो s गारंटी है वो काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि नेचुरल नंबर और एनी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर,
अगर कोई भी सब नेचुरल नंबर का एक सबसेट ले लूं और जिसके साथ बाइजेक्शन अगर मिल जाता है तो वो काउंटेबल सेट हो जाएगा। तो अगर जब सबसेट मैंने बोल दिया नेचुरल नंबर का, तो फाइनाइट सेट भी सबसेट हो जाएगा नेचुरल नंबर का। सर फाइनाइट का ऐसे मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं कि वो सबसेट ऑफ एनी नेचुरल नंबर टू, मतलब उसको असाइन किया जा सकता है। मैं बता देता हूँ, मैं लिखा देता हूँ उसके थ्रू। सो अ सेट विच इज आइदर फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट, है ना, काउंटेबली इनफाइनाइट, सो दिस इज कॉल्ड काउंटेबल सेट। अगर मैथमेटिकली तीनों को डिफाइन करना वैसे कर लेते हैं, देखो। सो अगर जैसे मैं, तुम कह रहे हो ना, अगर मैं फाइनाइट सेट को डिफाइन करूं मैथमेटिकली, सो अ सेट S is called finite if and only if there exists, एक तो ये है, so it is either empty set, it is either empty और एक सेट S है वो फाइनाइट होगा, या तो S एम्प्टी सेट हो जाए तो भी फाइनाइट है, अगर एम्प्टी नहीं है और there exists a bisection from 1 2 3 up to n to s for some n belongs to natural number। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया फाइनाइट सेट का। हमने क्या कहा, इसका मतलब ये कहा हमने दैट इज एक फंक्शन f है, एक ऐसा फंक्शन मुझे f मिल जाए जो कि 1 2 3 अप टू n है। ध्यान रखो ये फाइनाइट सेट है, n हम अपने हिसाब से फिक्स करेंगे। अगर s में एक एलिमेंट है तो मैं n को 1 लूंगा, s में 2 एलिमेंट है तो मैं n को 2 लूंगा, s में 3 एलिमेंट है मैं n को 3 लूंगा, तो n हम खुद डिसाइड करेंगे। दिस टू s, यहाँ क्या लिखा है, फॉर सम, तो फॉर सम इज लाइक देयर एग्जिस्ट, तो मुझे एक चुनना है n जस्ट, सो फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो वो n हम चूज करेंगे और ये क्या होना चाहिए, f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अगर ऐसा फंक्शन तुम ढूंढ लिए तो ये फाइनाइट सेट है। अब जैसे हम अभी डिफाइन कर रहे थे, आप लोग डिफाइन कर रहे थे काउंटेबली इनफाइनाइट, सो काउंटेबली इनफाइनाइट जब हम डिफाइन कर रहे थे तो ये था कि a set S is countably infinite if and only if there exists a bisection from set of natural number to S। ये हो गया, तो यहां मतलब ये हो गया कि दैट इज, हम ये बोल रहे हैं कि f एक ऐसा फंक्शन मिल जाए जो नेचुरल नंबर से s में बाइजेक्टिव हो जाए, सो दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो उस केस में बोलेंगे कि s काउंटेबल इनफाइनाइट है। काउंटेबल सेट क्या है, तो हमें अलग से डिफाइन करने की जरूरत तो है ही नहीं, हमने जैसे हमने फाइनाइट डिफाइन कर दिया, काउंटेबल इनफाइनाइट डिफाइन कर दिया, तो इन दोनों के हेल्प से अब तीसरा डिफाइन कर लेंगे। तो जैसे मैंने काउंटेबल डिफाइन किया था, अभी मैं रिपीट कर देता हूँ। सो काउंटेबल सेट जब मैंने डिफाइन किया, सो इट इज सिंपली, इट इज अ फाइनाइट सेट और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, सिंपल, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, सिंपली। तो या तो फाइनाइट सेट निकला या काउंटेबल इनफाइनाइट हो, कोई भी एक होगा तो उसको हम काउंटेबल बोलेंगे, ठीक है। और इनमें से कुछ भी नहीं है तो अनकाउंटेबल है ना। सो अनकाउंटेबल अगर मैं बोलूं इसको, अब इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, ना तो वो फाइनाइट है ना काउंटेबल इनफाइनाइट है, या बोलो काउंटेबल नहीं है, सो सिंपल एक और वर्ड आता है ना, अनकाउंटेबल सेट, या यही एक्चुअली अनकाउंटेबली इनफाइनाइट भी है, तो ये सेम है, यही अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है। तो इसका सिंपल डेफिनेशन है, a set which is not countable so is called uncountable, सिंपल। तो यहाँ पे एग्जांपल में आ जाता है
सेट ऑफ रियल नंबर, कोई इंटरवल, ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स एक्सेट्रा है ना, ओपन इंटरवल है, वन साइड से क्लोज कर दो। तो ये सब जो एग्जांपल्स हैं ये आपके ETC, तो ये सब आपके अनकाउंटेबल एग्जांपल है। काउंटेबल में है ना, ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया, यहाँ पे एग्जांपल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, और हो सकता है ना यहाँ फाइनाइट आप जानते ही हैं, तो इस तरह से। ठीक है, तो ये तो सेट की, इसको हम यूज करेंगे अभी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल डिफाइन करने के लिए, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल डिफाइन करने के लिए। सो चलो तो इसके आगे बढ़ते हैं, तो हम आते हैं। सो जो टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल है, तो हम लोग रैंडम वेरिएबल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दूसरा हो सकता है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, और तीसरा हो सकता है मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। अब इसको डिफाइन करना है। सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है ना। सो तो आइए हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं। सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है? है ना। सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है बताओ? अभी तो मैंने कई बार बोला भी है, जिन लोगों को समझ आया है। क्या क्या? स्टेप फंक्शन। वो तो हाँ हाँ, वो तो थ्योरम है जो आगे लिखूंगा मैं, वो एक इंटीजर थोड़ी इंटीजर वैल्यू लेगा। अगर 1 है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड ये है तो 1/n है, जहाँ n नेचुरल नंबर है। हाँ, सो डिस्क्रीट सेट का मतलब काउंटेबल सेट। तो एक डेफिनेशन ये है कि अ रैंडम वेरिएबल, हाँ क्या क्या? इसका रेंज डिस्क्रीट है, ये कहना चाह रहे हो ना? हाँ हाँ, तो डिस्क्रीट का क्या मतलब है? डिस्क्रीट मतलब काउंटेबल सेट। जो डिस्क्रीट सेट अगर बोलेंगे हम तो उसका मतलब है काउंटेबल सेट से। सो काउंटेबल सेट का दूसरा नाम डिस्क्रीट सेट है। तो है ना, यहाँ जो हमने काउंटेबल सेट लिखा, नॉट डिफाइंड ऑन नहीं, तो डिफाइंड ऑन बोलोगे तो डोमेन की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो डिफाइन तो ओमेगा पे है, वो सैंपल स्पेस पे है। रैंडम वेरिएबल किस पे डिफाइन होता है? सैंपल स्पेस पे। हमने यहाँ इसलिए डेफिनेशन लिखा है। अगर आप डिफाइन ऑन बोलोगे तो रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड ऑन ओमेगा। जो बोलते हैं डिफाइंड ऑन मतलब डोमेन की बात कर रहे हैं हम यहाँ रेंज की बात करेंगे। यहाँ हमने बताया ना रेंज ऑफ एक्स। सो रेंज ऑफ एक्स मे बी फाइनाइट, मे बी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में दो कैटेगरी है। तो ये जो काउंटेबल सेट है, इसी का दूसरा नाम डिस्क्रीट सेट भी है। इसी का दूसरा नाम है डिस्क्रीट सेट, है ना। तो डिस्क्रीट सेट का मतलब काउंटेबल सेट, ये है। सो तो एक सिंपल सा डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो ये होगा कि रैंडम वेरिएबल, तो ये x है ओमेगा टू r। तो अभी जब हम लिखते हैं ओमेगा टू r, इसका मतलब है ओमेगा इज द डोमेन, r इज द कोडोमेन। अब रेंज डिसाइड करेगा कि क्या है ये। सो रैंडम वेरिएबल ओमेगा से r में फंक्शन है। दिस इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ जो इसका रेंज आएगा, हर फंक्शन के पास एक रेंज होता है। रेंज इज अ सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फंक्शंस कैन अटेन। तो यहाँ रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है, तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, वो क्या है? सो इफ रेंज ऑफ x इज अ काउंटेबल सेट, सिंपल। तो ये एक डेफिनेशन है। अगर दूसरे जैसे वीके रोहतगी वाली बुक में डेफिनेशन देखोगे, वो ऐसा लिखता है, दैट इज, वो दूसरे तरीके से लिखता है। सो वो लिखता है कि a random variable x, मान लो ओमेगा टू r, is discrete random variable if and only if
देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल सेट एस, मान लो एक ऐसा काउंटेबल सेट एस मिल रहा है सच दैट, सो ये विकर वैद की में ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, सच दैट x बिलोंग्स टू s इज इक्वल टू 1। तो ये दूसरा डेफिनेशन है कि अगर x की वैल्यू s में बिलोंग करेगी तो 1 हो जाए, और वो क्या मिलना चाहिए, काउंटेबल सेट। तो मतलब x काउंटेबल सेट में बिलोंग कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, मतलब रेंज उसका काउंटेबल सेट है, इसका मतलब तभी तो प्रोबेबिलिटी 1 हो रही है। सो ये है, तो ये तो हो गया सपोर्ट है क्या यहाँ पे? हाँ हाँ वही, एस इज द सपोर्ट, रेंज को ही हम सपोर्ट बोलेंगे, बोलते हैं रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल, जो मैं बोल रहा हूँ वही एस सपोर्ट है। यस, तो यहाँ जो रेंज ऑफ एक्स है वो भी एस बोल सकते हो नोटेशन में, तो वो सपोर्ट होगा एक्चुअली। सो रेंज ऑफ एक्स इज मतलब समवट रिलेटेड है सपोर्ट से। तो हालांकि सपोर्ट का डेफिनेशन मैं अलग से लिखूंगा, तो वो सपोर्ट का डेफिनेशन थोड़ा अलग है। तो ठीक है ना, तो इसमें एग्जांपल एक देख लो, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, सो जैसे हमने डिफाइन किया, एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो कि जैसे अ कॉइन इज टॉस्ड, अभी आसान के लिए मान लो 10 टाइम्स, ठीक, 10 टाइम्स, और एक सामने लिया नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, ठीक। तो यहां मैं अगर आपसे पूछूं कि रेंज ऑफ एक्स क्या होगी, व्हाट इज रेंज ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल, है ना, तो क्योंकि आप सैंपल स्पेस के आउटकम के करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जैसे 10 टाइम रोल किया, 10 टाइम एच हो सकता है, फिर 1 टाइम एच, 10 टाइम, 9 टाइम टेल एंड सो ऑन, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। सो यहाँ पे रेंज क्या है, तो 0 1 2 अप टू 10 ये रेंज है, और ये सेट क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, चूंकि ये फाइनाइट सेट है, तो फाइनाइट सेट इज अ काउंटेबल सेट, सो ये काउंटेबल सेट है, सो दिस इज अ countable set and hence x is a discrete random variable, ठीक है, तो इस तरीके से है। ओके है, दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे a coin is tossed until a head is obtained, तो ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया, या ये सिंपली मैं लिखूं a coin is tossed repeatedly, ठीक, x में डिफाइन कर रहा हूं नंबर ऑफ टेल्स बिफोर फर्स्ट हेड, सो बताओ यहाँ रेंज ऑफ एक्स क्या होगा, बोलो। सो नंबर ऑफ टेल्स बिफोर फर्स्ट हेड, एक बार हेड आने से पहले कितनी बार टेल आएगी, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी, हम्म, कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 डॉट 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 हो गया। अब ये सेट क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो ये काउंटेबल है क्योंकि काउंटेबल इनफाइनाइट है, तो काउंटेबल सेट हो गया, सो दिस इज अ काउंटेबल सेट, तो ये आपका एक काउंटेबल सेट है, और इसका मतलब ये हो गया, हेंस यहाँ जो x निकल के आया है, x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ये चीज है, तो x क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। और अगर एग्जांपल लिखे, सिंपल है कि थोड़ा सा आसान सा एग्जांपल लिखता हूँ ना, तो मान लो जैसे अ कॉइन इज टॉस्ड, सिंपल, एक आसान है, x इज द, या अ कॉइन की जगह 2 कॉइन्स लिख देता हूँ, सो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, और x जैसे मैं ले रहा हूँ नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड, मान लो ऐसा है, ठीक, तो अब इसका रेंज क्या होगा, आसान है ना, तो
012 सो 012 जस्ट ये भी फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट काउंटेबल होता है, सो ये काउंटेबल सेट है, सो दिस इज काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट है तो x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। अब डिस्क्रीट है तो अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग 0, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग 1 एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग 2, ये बताओ। ठीक है, अब आपसे मैं पूछूं सी डी एफ क्या है इसका, तो चूंकि हमने लास्ट के 2-3 क्लासों में सी डी एफ ही डिस्कस किया है, तो अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द सी डी एफ ऑफ एक्स, जिसको हम लोग नोटेशन में ऐसा लिखते हैं एफ एक्स ऑफ एक्स, तो क्या होगा सी डी एफ इसका? तो ये 1/4 होगी, तो यहाँ 3/4। अब देखो, अब तक हमने लास्ट क्लासों में बहुत सारे सी डी एफ देखे पिछले 2 क्लासों में, और हम लोग फिर ग्राफ भी बना रहे थे उस तरीके से। तो यहाँ पे अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा? जैसे ये सी डी एफ बनाया ना, तो अभी अगर इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ, जैसे हम लास्ट क्लास में है ना, तो ग्राफ बना रहे थे, तो अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा सिंपली, सो इसने कहा 0 से पहले, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक सी डी एफ की वैल्यू 0 है, 0 से 1 में 1/4 है, तो ये 1/4 मान लो, सो 1/4 है, 1 से 2 में 3/4 है, तो यहाँ मान लो 3/4 है, तो ये नंबर 1 से 2 में 3/4 है, अरे सॉरी उल्टा लिख दिया ना, 0 से 1 फिर 1 से 2, ठीक है ना, हाँ ओके। अब 2 से आगे, 2 से आगे, सो 2 से आगे क्या है? 1 है, मान लो 1 यहाँ पे है, सो 2 से आगे ये 1 है ना। तो आप ये सी डी एफ देख रहे हैं, ये तो ये स्टेप फंक्शन है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेप फंक्शन या पीस वाइज कॉन्स्टेंट। पीस वाइज कॉन्स्टेंट मतलब इस इंटरवल पे कांस्टेंट है, अगले इंटरवल पे कांस्टेंट है, अगले इंटरवल पे कांस्टेंट है, अगले इंटरवल पे, तो ईच इंटरवल पे कांस्टेंट फंक्शन है। सो ये ना, सो ये सीडीएफ, तो ये चूंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, इसलिए इसका सीडीएफ ऐसा है, या किसी का सीडीएफ ऐसा होगा तो ये डिस्क्रीट ही होगा, जो कि हम लास्ट क्लास में यूज कर रहे थे। ये जैसे एग्जांपल था बताने के लिए, तो यहाँ हमने सिंपली ये देखा है कि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, किसी का भी, अगर पिछले वाले क्वेश्चन का भी मैं अगर बनाता, इसका भी आप चाहो तो सीडीएफ निकाल सकते हो, इसका भी सीडीएफ निकाल सकते हो आप, है ना, सीडीएफ तो इसका भी फाइंड कर सकते हैं। तो है ना, उसमें ज़्यादा, क्योंकि इसमें रेंज ज़्यादा है तो टर्म्स ज़्यादा आएंगे इस तरह से। तो या तो यहाँ पे जो लास्ट क्लास तक जो थ्योरम लिख रहे थे हम, जो प्रॉपर्टी आप लोग कह रहे थे वो थ्योरम है। थ्योरम ये है कि a random variable x is discrete random variable if and only if जो इसका CDF होगा, CDF स्मॉल या कैपिटल लिख सकते हैं, cumulative distribution function, CDF जिसका नोटेशन हम fx यूज करते हैं, is a step function, है ना। स्टेप फंक्शन का मतलब है पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन, सो स्टेप फंक्शन इज पीस वाइज कांस्टेंट, पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन, तो ये रहेगा। या इसी को कल हमने दूसरे तरीके से लिखा था, दैट इज CDF इंक्रीजेस ओनली बाय जंप, ये लिखा था लास्ट क्लास में, इंक्रीजेस ओनली बाय जंप। देखो ये कैसे इंक्रीज हो रहा है फंक्शन, जैसे ये 0 था, 0 से इंक्रीज होकर 1/4 कैसे हुआ? जंप के थ्रू। फिर 1/4 से 3/4 कैसे हुआ? जंप के थ्रू। फिर 1/4 से 3/4 से 1 कैसे हुआ? जंप के थ्रू। तो सिर्फ जंप के थ्रू इंक्रीज हो रहा है इसका फंक्शन है, तो ये डिस्क्रीट ही होगा। तो यहाँ पे CDF इंक्रीजेस ओनली बाय जंप्स, तो ये हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का ये यूनिक प्रॉपर्टी है कि जिसका CDF स्टेप फंक्शन हो वो डिस्क्रीट होगा, या डिस्क्रीट है तो CDF स्टेप फंक्शन ही होगा। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गया आपके डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। कुछ पूछना है किसी को? तो इसमें क्या होता है, डिस्क्रीट में क्या होगा, पॉइंट पे मास होगा। आप जानते हो
कि जैसे ये जंप है, आप लोग बता रहे थे ना, तो अभी आपने ये प्रोबेबिलिटी बताया था, हम CDF देख के भी बता सकते हैं x बराबर 0 पे क्या प्रोबेबिलिटी है। देखना है 0 पे जंप कितने का हुआ है, तो ये हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे कि CDF एट 0 माइनस CDF एट 0 माइनस CDF एट 0 माइनस, या 0 के राइट हैंड लिमिट पे देखो CDF की वैल्यू क्या है और 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट पे देखो CDF की वैल्यू क्या है, तो डिफरेंस लोगे तो 1/4 आएगा। यहाँ से भी अगर देखोगे x बराबर 1, तो मतलब CDF देख के बना सकते हो, 1 के राइट हैंड लिमिट पे 3/4, 1 के लेफ्ट हैंड लिमिट पे 1/4, 3/4 माइनस 1/4 1/2 आ जाएगी। x बराबर 2 ले लो, सो 2 पे क्या हो रहा है, 2 के राइट हैंड लिमिट पे 1 है, 2 के लेफ्ट हैंड लिमिट पे 3/4 है, तो 1 माइनस 3/4 ये 1/4 आ जाएगा। तो जिस पॉइंट पे जंप है उसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी होगी। अगर आपको इसके अलावा कोई और पॉइंट में पूछ लूं, जैसे मैं पूछ लूं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एट 1.5, तो इस क्वेश्चन में x बराबर 1.5 पे क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, है ना, तो ये 0 होगी सिंपली, क्योंकि 1.5 मान लो यहाँ पे है, इसमें कोई जंप है ही नहीं, तो डिस्क्रीट में प्रोबेबिलिटी किसी पॉइंट पे आएगी तो CDF उस पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस होगा और जंप के थ्रू ही प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो इन तीनों पॉइंट के अलावा जैसे मैं ये लिख दूं कि प्रोबेबिलिटी x इज 0 फॉर ऑल x जो कि नॉट इक्वल है 0, 1 और 2 के, इसके अलावा कोई भी x लेंगे तो प्रोबेबिलिटी इसकी 0 ही, इन तीनों पे प्रोबेबिलिटी आई है और x बराबर x 0 होगी अगर ये तीनों अलग, क्योंकि रेंज में है, तो जो भी रेंज में पॉइंट आ रहा है उस पॉइंट पे कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी आएगी और बाकी पॉइंट पे 0 होगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये तो डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट आई मैंने डेफिनेशन लिखा सिंपली कि ऐसा रैंडम वेरिएबल जिसका रेंज काउंटेबल सेट हो वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस पे, है ना, सो अगला डेफिनेशन लिखना है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन बताइए। तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, लेकिन रेंज तो मिक्स वाले का भी अनकाउंटेबल इनफाइनाइट होगा, मतलब कॉन्टिन्यूअस का रेंज अनकाउंटेबल सेट है और मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल का रेंज भी अनकाउंटेबल सेट है। ये कोई यूनिक प्रॉपर्टी नहीं होगी, यूनिक इसलिए होगी कि अगर कॉन्टिन्यूअस है तो गारंटी है कि इसका रेंज अनकाउंटेबल होगा, लेकिन अनकाउंटेबल है तो जरूरी नहीं है ना कि वो कॉन्टिन्यूअस ही होगा, वो मिक्स भी हो सकता है, क्योंकि मिक्स का भी रेंज जो है वो अनकाउंटेबल होता है और कॉन्टिन्यूअस का भी रेंज अनकाउंटेबल होता है। हाँ, किसी भी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होगी। हाँ लेकिन मैं नेचुरल नंबर अगर रेंज होगा तो वो तो काउंटेबल सेट होता है, तो वो तो डिस्क्रीट हो जाएगा, तो नेचुरल नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि रेंज इंटरवल मिक्स्ड का भी होगा, जो मिक्स रैंडम वेरिएबल उसका रेंज भी इंटरवल होगा, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे दोनों के डेफिनेशन में, और डेफिनेशन जब भी हम लिखते हैं वो इफ एंड ओनली प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाई करे और ये उसको बता रखा हो, इफ एंड ओनली इफ होने चाहिए। तो जैसे हम कह रहे हैं कि इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शन, ठीक है, लेकिन आप मिक्स्ड और कंटिन्यूअस को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, हाँ कौन सा डिस्क्रीट, डिस्क्रीट फ्रैक्शन पे भी डिफाइंड है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, देखो मैंने ऐसे एग्जांपल लिए, यहाँ रेंज 0 1 2 आ गया, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, देखो यहाँ ऐसा एग्जांपल लिया रेंज 0 से 10 आ गया, यहाँ ऐसा एग्जांपल लिया ये आ गया, देखो आराम से देखो, मैं लिखता हूँ अगला। सो तो अगर मैं ऐसा लिखूं
कॉइन इज टॉस्ड या हाँ रिपीटेडली, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे x को ऐसा डिफाइन करूँ कि ऐसा मैं लिखता हूँ, मान लो कि 1 अपॉन, मैं लिखूं कि ठीक है, देखो यहाँ मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ, अरे यार, नंबर ऑफ टेल्स बिफोर फर्स्ट हेड, number of tails before first head upon number of toss till first head। अब इसमें बताओ इसका रेंज क्या होगा। सो मैंने एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, हमने कहा एक कॉइन को टॉस कर रिपीटेडली, रैंडम वेरिएबल डिफाइन क्या किया, नंबर ऑफ टेल्स बिफोर फर्स्ट हेड, और यहाँ नंबर ऑफ टॉस टिल वी गेट द फर्स्ट हेड, या मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ टॉस बिफोर फर्स्ट हेड, चलो यही बात कर लेते हैं, टॉस बिफोर करूंगा टिल फर्स्ट हेड। हाँ बोलो क्या होना चाहिए। सर इनफाइनाइट में नीचे जाएगा। क्या क्या होगा। सर ये अनडिफाइंड भी तो हो जाएगा। कैसे अनडिफाइन होगा। नंबर ऑफ टॉस टिल फर्स्ट होगा। सर नीचे डिनोमिनेटर नंबर ऑफ टॉस टिल फर्स्ट। अरे सोच के बताओ, कुछ भी नहीं बोलना है, आराम से म्यूट करके आराम से सोचो फिर बताओ सोच के। क्यों अनडिफाइंड होगा जीरो, ये डिनोमिनेटर कब जीरो हो जाएगा, नंबर ऑफ टॉस जीरो होगा जब हम टॉस ही नहीं करेंगे तो कैसे फिर एक्सपेरिमेंट आउटकम आएगा। अच्छा सर समझ गए। तो टॉस तो कम से कम एक टॉस तो करोगे हेड आने के लिए, इसने कहा है नंबर ऑफ टॉस। उसका मतलब ये है सर कि ये आएगा तब हम टॉस स्टार्ट करेंगे। ऊपर टेल काउंट कर रहे हैं, नीचे हम टॉस काउंट कर रहे हैं। सो न्यूमरेटर में हम लोग टेल्स काउंट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में टोटल टॉस काउंट कर रहे हैं। कितने टॉस, टिल वी गेट द फर्स्ट हेड, फर्स्ट हेड आने तक। तो पहले बार में ही हेड आ गया था, एक टॉस कम से कम एक तो हेड आएगा, तो यहाँ वो हेड वाला इंक्लूडेड है, वहां इंक्लूडेड नहीं है, वहां टेल ले रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ ट्रायल्स है ना, टेल्स बिफोर फर्स्ट हेड, तो यहाँ पे या ऐसा समझो कि a coin is tossed repeatedly until we get the first head, मान लो ऐसा लिख दो, until we get first head। मान लो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, इसका सैंपल स्पेस बताओ, छोड़ो इससे आसानी से काम हो जाएगा। a coin is tossed repeatedly until we get the first head, ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। नहीं नहीं, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। अभी मैं इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस पूछ रहा हूँ। हेड, टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल 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 हेड। अब देखो, अब आराम से सोचो। सो रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है, रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर, ये हम जानते हैं, रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन, डोमेन इज ओमेगा, कोडोमेन इज आर, हमें रेंज डिसाइड करना है। सो मुझे बताओ x करस्पॉन्डिंग टू, सो व्हाट इज द x करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट आउटकम, हेड के करस्पॉन्डिंग, एक एक करके बताओ, जल्दीबाजी जल्दीबाजी किस बात की है। नंबर ऑफ टेल्स बिफोर फर्स्ट हेड, तो फर्स्ट हेड हमारे पास अगर पहला आउटकम है तो टेल जीरो आया हुआ है इस पे, और नंबर ऑफ टॉस टिल वी गेट द फर्स्ट हेड तो 1 है, तो ये 0 हो गया। x करस्पॉन्डिंग टू नेक्स्ट आउटकम लिखो th, सो यहाँ है नंबर ऑफ टेल्स बिफोर फर्स्ट है ना, तो टेल्स इसमें पहला हेड के पहले कितने टेल्स आया हुआ है, एक, टोटल ट्रायल कितने हुए, दो, फिर x t t h के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ टेल्स कितने हेड के पहले, दो, ये चल रहा है। सो अब आराम से बिना कंफ्यूज हुए रेंज बताओ कि क्या होगा, ऐसे ही चलता रहेगा ये। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ x नाउ। 0 to 1। नहीं नहीं, 0 to 1 इंटरवल लिखेंगे फिर तो 1 काउंटेबल हो जाएगा,
ये अनकाउंटेबल थोड़ी है। सो पहला आउटकम जो सैंपल स्पेस था, पहले आउटकम करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू 0 है, 0 1/2 2/3 3/4 4/5 डॉट 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 इस तरह से है। अरे भाई रैशनल, सारे रैशनल थोड़ी है इसमें, कुछ ही रैशनल नंबर, सब थोड़ी है। जब सेट बोल रहा हूँ तो एक एक्सप्लिसिट रेंज बताने हैं। रेंज में अगर रैशनल बोलोगे तो एक्स्ट्रा नंबर बहुत सारे आ गए। हमें रेंज का मतलब है ओनली दोज वैल्यूज व्हिच फंक्शन कैन अटेन। मैं ये पूछ रहा हूँ रेंज का मतलब, सो ओनली दोज वैल्यूज व्हिच एक्स कैन अटेन, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आ सकती है वो पूछ रहा हूँ। कुछ भी एक्स्ट्रा तुम रैशनल नंबर बहुत सारे नंबर होते हैं, सारे नंबर एक्स की वैल्यू थोड़ी आएंगे यहाँ पे। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आ सकती है, बस इतना ही बताना है। तो ये एक्स की पॉसिबल वैल्यूज आएगी 0 1/2 2/3, शॉर्ट में लिखूंगा तो ये हो गया। तो यहाँ जो रेंज ऑफ एक्स है, अगर मैं इसको थोड़ा लिखूं रेंज ऑफ एक्स, तो ये कुछ ऐसा है n/n+1। तो ये लिख लो n/n+1, जहां n 0 से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो जहां पे n क्या है, सो या मैं ऐसा कर दूं इसको कि n-1/n कर दो। एक काम करो n-1/n सच दैट n इज अ नेचुरल नंबर। तो ये रेंज है। अब तुमसे मैं पूछना चाह रहा हूँ ये जो सेट आया ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है ना। तो ये काउंटेबल सेट है। तो यहाँ पे x क्या होगा, सो दिस इज अ काउंटेबल सेट। जो रेंज है दिस सेट इज अ काउंटेबल सेट, ये काउंटेबल सेट है। तो यहाँ x क्या होगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सो मैं ये एग्जांपल इसलिए लिखा हूँ ताकि तुम्हें, ज्यादातर लोगों को ये लग रहा है कि कोई रैंडम नंबर डिस्क्रीट है तो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज आएंगी, यहाँ इंटीजर तो नहीं आ रही, यहाँ तो 1/2 2/3। हाँ मेरे भाई तुम्हें अभी रैंडम वेरिएबल समझ आई, तभी तो बता रहा हूँ रैंडम वेरिएबल करता क्या है, रैंडम वेरिएबल का काम क्या है। ये जब रैंडम वेरिएबल समझा रहा तभी बता रहा, तुम्हें आज समझ आया रैंडम वेरिएबल का मतलब। रैंडम वेरिएबल यही तो करता है। हमने जब रैंडम वेरिएबल आज से 6 क्लास पहले रैंडम वेरिएबल स्टार्ट किया था, तभी हमने यही कहा था कि रैंडम वेरिएबल का काम है कि सैंपल स्पेस के ईच आउटकम को वो किसी रियल नंबर पे मैप करता है। तो ये आज थोड़ी बता, तभी मैंने बताए थे, यहाँ मैंने एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। रैंडम वेरिएबल का काम ही यही है कि रैंडम वेरिएबल सैंपल स्पेस के आउटकम को, यहाँ भी तो यही हुआ है, तुम जब ये बता रहे थे तो यहाँ भी तो यही चल रहा है। ये कैसे डिसाइड हुआ 0 1 2 3 इन्फिनिटी। अगर तुम इसका एक्सपेरिमेंट लिखते, हमने कहा बिफोर फर्स्ट हेड, तो यहाँ क्या था, यहाँ भी तो सैंपल स्पेस कहीं ना कहीं वही था, एच टी एच टी टी एच टी टी एच। अब यहाँ मैं काउंट करा था नंबर ऑफ टेल्स बिफोर फर्स्ट हेड, तो इस हेड इसके पहले कितना टेल है 0, फिर इसके पहले कितना टेल है 1, इसके पहले कितना टेल है 2, ये चलता रहा इनफाइनाइट तक। तो ये कैसे डिसाइड हुआ रेंज, यहाँ ये कैसे रेंज डिसाइड हुआ, या मैं यहाँ बात छोटा सा क्वेश्चन यहाँ लिखा था, ये कैसे पता चला 0 1 2 होता है। तो यहाँ तुम अगर सैंपल स्पेस लिखते, सो यहाँ पे सैंपल स्पेस मेरा क्या था, एच 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 टी टी एच टी टी। सो रैंडम वेरिएबल का काम ही यही है, वो क्या करता है सैंपल स्पेस के ईच आउटकम को, चाहे आउटकम हेड टेल हो सकता है, डाइस का आउटकम कार्ड हो सकता है, बॉल हो सकता है सैंपल स्पेस में, लेकिन वो हर आउटकम को नंबर पे ले जाएगा। हाँ ये ऐसे समझ सकते हो तुम, हाँ सही कह रहे हो, पहले एलिमेंट को 1 के साथ मैप किया, दूसरे को 2 के साथ, तीसरे को 3 के साथ, चौथे को 4 के साथ। तो ऐसे करके पता चला मुझे कि इसमें उतने ही एलिमेंट है जितने सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं। हाँ सही है, ठीक है, हाँ ठीक है, वही मतलब वही है, इट्स फाइन, तुम सही कह रहे थे। तो यहाँ पे सिंपल क्या कर रहे हैं हम लोग कि जैसे ओमेगा तो हमें पहले से ही पता है ना, तो तुम्हें भी पहले से पता होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग x निकालते हैं एच एच के करस्पॉन्डिंग, यहाँ मैंने x क्या डिफाइन किया था, नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड, तो टेल 0 हो गया, x एच टी, तो ये आपका 1 हो गया,
एक्स टी एच 1 हो गया, एक्स टी टी 2 हो गया। तो यही रेंज था ना, रेंज को हम लोग सेट में लिखते हैं तो रिपीट नहीं करते, रेंज आया। तो यहाँ भी ऐसे ही कर रहे थे हम लोग। अब ये डिसाइड करना है कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो ये उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि इसमें कितने, यस, बाइजेक्शन किसके साथ बना रहा है। तो एक्चुअली ये पहला एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, तो ये सो ऑन वैसे ही है जैसे नेचुरल नंबर के साथ हम 1 1 ऑन टू फंक्शन बना सकते हैं। सो ये जैसे है मेरे पास, ठीक है, ओके। रेंज सर कोई वैल्यू ले सकता है ये नंबर में, हाँ रेंज कोई वैल्यू ले सकता है, तो सर जी जी जी, वो रेशनल भी ले सकता है, इरेशनल भी ले सकता है, वो वैसा डिफाइन करूंगा तो इरेशनल भी आ सकता है। सो इस तरह से है। इसी में अगर मैं मान लो रूट लगा दूं, इसी में यहाँ पे मैं रूट लगा दूं, तो सब रेशनल इरेशनल हो जाएगा, फिर तब भी काउंटेबल ही रहेगा। ऑब्जेक्ट की तरह इसको ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं, रेंज की कितने एलिमेंट्स हैं, जी जी, ऑब्जेक्ट को काउंट करना है। हाँ वही है, तुम्हें अब समहाउ डिसाइड करना है कि ये काउंटेबल अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। सो अभी तो ये जरूरी नहीं है कि डिस्क्रीट होगा तो रेंज इंटीजर ही आएगा। मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि अगर रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है तो उसका जो रेंज होगा वो इंटीजर वैल्यूज ही लेगा। यहाँ फ्रैक्शन वैल्यूज ले रहा है ना, सो फ्रैक्शन वैल्यूज ले रहा है, एक्स की वैल्यू फ्रैक्शन में है, स्टिल ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ही है। सो इस तरह से। नहीं भाई, हाँ खोए हो तुम लोग, डोमेन कहाँ नेचुरल नंबर लिखा है, किसका डोमेन की बात कर रहे हो? ये तो मैंने कितनी बार ये चीज दिखाया है, देखो रैंडम वेरिएबल का डोमेन सैंपल स्पेस है, वो डिपेंड, सैंपल स्पेस क्या है वो डिपेंड करेगा। हाँ जी, तो फाइनल क्या होगा डेफिनेशन कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का? ये डेफिनेशन नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ये एक प्रॉपर्टी है, दिस इज नॉट डेफिनेशन। डेफिनेशन क्यों नहीं है, इसको डेफिनेशन थोड़ी लिख सकते हैं। डेफिनेशन तब बोलता मैं इसको जब सिर्फ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का रेंज इंटरवल होता या अनकाउंटेबल। मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि जो अगला टाइप है मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, उसका रेंज भी अनकाउंटेबल है। तो अगर किसी का रेंज अनकाउंटेबल आ गया तो तुम क्या बोलोगे, वो कॉन्टिन्यूअस है कि मिक्स्ड है? तो कुछ भी हो सकता है। तो कैसे हम बोल सकते हो कॉन्टिन्यूअस? हाँ तुम सही कह रहे हो, वो डेफिनेशन तो बाकी बोलने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा। तुम बुक में चेक कर सकते हो कैसे डिफाइन करता है, अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यू कैन चेक इन बुक, गूगल। हाँ तो वो तो थ्योरम हो गया फिर से, हाँ उसको डेफिनेशन एज ए यूज कर सकते हैं सीडीएफ के टर्म में, कि सीडीएफ में एक भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी, तो उसके थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग इसको, है ना। रेंज इंटरवल्स ओनली, अच्छा तो आप रेंज इंटरवल ओनली होगा, तो मिक्स वाले केस इंटरवल्स ओनली लगा रहे नहीं, तो वहां पे क्या होगा, यूनियन ऑफ इंटरवल्स हो सकता है, कहाँ पे, मिक्स्ड में यूनियन होगा जहाँ बीच का पॉइंट। आपको पता है मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल क्या होता है? यस, मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है? हाँ वो तो प्रॉपर्टी है, फिर से डेफिनेशन क्या है? तो जो आप कह रहे हैं वो मिक्स में भी वैलिड है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस में वैलिड नहीं है। चलो देखो तो ये क्या होगा, सो अ रैंडम वेरिएबल x है ना, तो वो फंक्शन होता है हालांकि। सो दिस इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी, तो मैं इसको प्रोबेबिलिटी के थ्रू डिफाइन कर रहा हूँ, 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो इतना डेफिनेशन काफी है, तो कुछ बुक में तुम्हें ये डेफिनेशन मिलेगा कि एक ऐसा रैंडम वेरिएबल हो जहां पे किसी भी फिक्स पॉइंट पे, चाहे तुम x कोई भी रियल नंबर ले लो, प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट हमेशा 0 आएगी। तो ये एक ये डेफिनेशन बुक्स में तुम्हें मिलेगा कुछ जगह। तो एक ये डेफिनेशन है, तो ये सिर्फ
ये वाली प्रॉपर्टी सिर्फ कॉन्टिन्यूअस के पास होगी। मिक्स्ड में कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो आ जाएगी। डिस्क्रीट में कहीं ना कहीं एक ऐसा, तो सारे पॉइंट ऐसे ही होंगे जहां पे प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो आएगी। तो ये कॉन्टिन्यूअस में एक ये डेफिनेशन लिख सकते हैं आप। तो ये डेफिनेशन काफी है। बाकी रिमार्क में आप बता सकते हो या प्रॉपर्टी में बता सकते हो कि जो रेंज है ना, रेंज ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज, ये वन वे स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं। यहां जैसे इफ एंड ओनली इफ लिखते हैं ना, तो इफ एंड ओनली इफ कब लिखते हैं कि ऐसा होगा तो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है तो ऐसा होगा। ये जो अब मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं ये इफ एंड ओनली इफ नहीं है, ये सिर्फ वन वे है। सो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। सो रेंज ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज अनकाउंटेबल सेट। सो रेंज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज अनकाउंटेबल सेट। ये जो आपका होगा ये एक अनकाउंटेबल सेट है। तो यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि अगर किसी रैंडम वेरिएबल का रेंज अनकाउंटेबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा। हमने ये कहा है कि अगर कोई रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है तो उसका रेंज अनकाउंटेबल होगा, ये गारंटी है। लेकिन अगर रेंज अनकाउंटेबल है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये बस एक रिमार्क बताने के लिए है कि अगर रेंज डिस्क्रीट होगा या काउंटेबल होगा तो वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। अगर किसी भी ईच पॉइंट में प्रोबेबिलिटी जीरो है तो वो आपका, ये एक डेफिनेशन इतना भी काफी है। वरना आगे लिख सकते थे रेंज अनकाउंटेबल है एंड दिस कंडीशन होल्ड, वो भी चलेगा। अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं, इतना ही इनफ है। ठीक है। नॉट जीरो, यस यस, हाँ वहां आपको ऐड करना पड़ेगा, ये लाइन ऐड करना पड़ेगा और साथ में वो ऐड करना पड़ेगा। हाँ फॉर जी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिंपल। ठीक है ना। अब इसको जैसे एग्जांपल कोई अगर लेना चाहो तो ऐसे रियल लाइफ में प्रॉब्लम तो ऐसे है, जैसे मैं अगर लिखूं है ना, कुछ ऐसा डिफाइन कर सकते हो, बताओ अगर तुम्हें प्रैक्टिकली डिफाइन करना हो तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे प्रैक्टिकली, अगर लिखे हम तो। हम्म, हाँ एग्जांपल एग्जांपल। हाँ उस तरह से, या लाइफ टाइम ऑफ, हाँ बल्ब कोई ऐसा है ना, आप उसका लाइफ टाइम कंसिडर कर लो, जैसे जनरली एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, या आगे जाके इंटर अराइवल टाइम ऑफ अ टू कस्टमर एट अ शॉप, तो उसको अगर तुम लोगे ना तो वो जैसे है, तो इस तरह कुछ एग्जांपल्स हैं अगर। हाँ इसमें क्या काउंट कर रहे हैं हम यहाँ पे, ड्रॉप नहीं, तो ड्रॉपिंग अच्छा डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस लेना चाह रहे हो, ओके हाँ तो उस तरह से कुछ। ठीक है, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे मिल जाएंगे। जैसे मैं अगर है ना, सो मान लो एक एग्जांपल जस्ट मैं लिख दूं, तो जैसे एग्जांपल के लिए जैसे मैं लिख रहा था एक्स क्या है, इंटर अराइवल टाइम ऑफ कस्टमर एट अ शॉप, है ना। सो मतलब जो 24 आवर्स शॉप कोई ओपन है वाले पेट्रोल पंप टाइप, जिस टाइप के, तो इंटर अराइवल टाइम मतलब दो कस्टमर के बीच का जो टाइम है। एक कस्टमर मान लो गया तो अगले कस्टमर आने तक का टाइम काउंट कर रहे हैं, तो फिक्स तो नहीं है कितना टाइम लगेगा। तो इस केस में इसका जो है ना रेंज होगा वो आपका, जो यहाँ पे रेंज एक्चुअली होगा यहाँ पे, सो यहाँ अगर आप रेंज ऑफ एक्स लिखेंगे तो ये 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी, है ना, ये चीज़ है। ये दूसरा ऐसा बता रहे थे कि मान लो एक्स लेता हूँ लाइफ टाइम ऑफ अ बल्ब, आपने कोई दुकान में गया, आपने बल्ब खरीदा, कोई है ना ट्यूबलाइट खरीदा इस तरह से, सो किसी ऑब्जेक्ट का लाइफ टाइम हो गया कि कब तक चलेगी, सो लाइफ टाइम ऑफ अ बल्ब जैसे हो गया, किसी भी सेकेंड में ले लो, मिनट में लो, कुछ भी। सो यहाँ भी एक्स का जो रेंज होगा ये आपका रेंज ऑफ एक्स 0 से इन्फिनिटी होगा। तो ये अनकाउंटेबल सेट है, दिस इज अनकाउंटेबल सेट। तो हालांकि अब यहाँ पे मैं गारंटी दूंगा, फिर मुझे दिखाना पड़ेगा कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सो इस तरह के केसेस
है ना। एक्चुअली मुझे पता है कि ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस में इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये एक्सपोनेंशियल लैम्डा होता है, सो वहाँ पे स्टोकेस्टिक में पढ़ता हूँ, वहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस रहेगा, इस तरह से है। लेकिन इसके लिए मुझे डिस्ट्रीब्यूशन भी चाहिए ताकि हम ये डिसाइड कर सके कि ऐसा हो रहा है ना। तो पता है ऐसे बहुत कम सिचुएशन आएगा, कहीं वर्ड प्रॉब्लम में आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे यहाँ पे जरूरत पड़ती है ना। जैसे यहाँ पे ये सब केसेस में हमें रेंज निकालना पड़ता है डिस्क्रीट वाले केसेस में, तो ऐसा कोई वर्ड प्रॉब्लम आता नहीं है एग्जाम में जहाँ पे आपको रेंज कॉन्टिन्यूस के निकालने की जरूरत पड़े, वैसा नहीं होगा, वो दे ही रखा होगा डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो। जैसे डिस्क्रीट का इंटरप्रिटेशन, जैसे बाइनोमियल का इंटरप्रिटेशन है, ज्योमेट्रिक है, नेगेटिव बाइनोमियल है, हाइपर ज्योमेट्रिक है, इन सब का इंटरप्रिटेशन है। कॉन्टिन्यूस का हमें यहाँ पे कोई इंटरप्रिटेशन ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा एग्जाम के आपको जानना हो, कि ऑलरेडी पहले से पता हो। कोई फंक्शन दिया है ना उसमें, हाँ फंक्शन ऐसा कोई प्रिंसिपल मान करता है, हाँ वो दिया होगा, वो चेक करना होगा कि है कि नहीं, तो मैं बस एग्जांपल के लिए बता दिया। तो एक थ्योरम ये है इसमें कि जैसे आपके पास है कि अ रैंडम वेरिएबल x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो ये भी इसका यूनिक प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग कल यूज भी कर रहे थे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो रैंडम वेरिएबल x इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम इफ एंड ओनली जो CDF होगा, इसका जो CDF होगा fx इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन R, पूरे रियल नंबर पे ये कॉन्टिन्यूअस होगा, मतलब कहने का मतलब ये है दैट इज देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी इन CDF। सो CDF का अगर ग्राफ बनाएंगे तो उसमें एक भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी, तो ये हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी है ना जो हम देख रहे थे लास्ट क्लास में भी, कि अगर कोई रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है तो उसका CDF कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा R पे, मतलब कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन fx में कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी। जैसे एग्जांपल के लिए हमने कई सारे ना ऐसे क्वेश्चंस दिया हुआ था, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं आपका, तो जैसे ये fx है ना, जैसे हम लोग जानते हैं, हालांकि बाद में डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगे, जैसे मान लो x यूनिफॉर्म 0 1 है, इस एग्जांपल के लिए ये है। सो यूनिफॉर्म में ये होता है कि इसका जो PDF है, PDF छोड़ो, अभी मैं सीधा सीधा CDF ही लिख देता हूँ। सो इसका जो CDF होगा ये 0 x 1, सो 0 कब, when x less than 0, x कब more than equal to 0 less than 1, and 1 when more than equal to 1। तो यहाँ पे बता रहा हूँ x का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये यूनिफॉर्म 0 1 है, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म क्या होता है। तो अभी x का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1, ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो उसका हमने CDF जैसे बनाए, जैसे इसको वेरीफाई कर रहा हूँ। तो अगर इसका आप ग्राफ बनाओगे तो आपको इजीली दिख जाएगा कि कैसा इसका ग्राफ कैसा आ रहा है। तो ये है आपके पास, तो ये जैसे 0 है और मान लो यहाँ 1 है, इसने कहा है कि x लेस देन 0 पे 0 है, सो माइनस 0 में 0 है, 0 से 1 में x है, तो इस तरह ग्राफ बनाओगे तो ये 1 तक जाएगा, और उसके बाद 1 है तो ये इंक्लूड हो जाएगा, ये भी इंक्लूड हो जाएगा, तो ये इसका ग्राफ हो गया, दिस दिस। तो ये जैसे इसका ग्राफ है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो ये जो रैंडम वेरिएबल x होगा, यहाँ x जो है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, x इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना, इस तरह से केस होगा। फिर तो यहाँ पे कोई ज्यादा वो नहीं है, तो बस तुम्हें याद रखना है कॉन्टिन्यूअस का डेफिनेशन क्या है, तो हमने ये डेफिनेशन यूज किया है, कई बुक में ये भी एज अ डेफिनेशन यूज होगा, तुम अगर देखोगे तो लोग CDF के थ्रू डेफिनेशन लिखते थे, ये एज अ डेफिनेशन यूज होगा, क्योंकि जो भी इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है ना उसको एज अ डेफिनेशन यूज किया जा सकता है। सो बाकी फिर थ्योरम हो जाएगा, जहाँ पे ये डेफिनेशन लिखा होगा उसी बुक में ये वाला फिर थ्योरम होगा, जो मैंने डेफिनेशन लिखा है तो इसको वो लोग थ्योरम लिख रहा होगा, तो मैंने इसको डेफिनेशन यूज किया है, सो अगला वाला थ्योरम है, कुछ लोग है ना उसको यूज करते हैं, तो ये CDF के थ्रू डिफाइन करेगा, तो ये हमने डेफिनेशन यूज किया है, तो ये हमारा थ्योरम है। तो एक चीज ये तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत है कि कॉन्टिन्यूअस में हमेशा किसी भी पॉइंट पे मास, मतलब एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 रहेगी, तो इसलिए पॉइंट को इंक्लूड एक्सक्लूड करने पे कॉन्टिन्यूअस वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे अभी यूनिफॉर्म ही मैं लिखा था, सो आप देखोगे कई जगह, जैसे मैंने अभी यूनिफॉर्म क्या लिखा है,
यहाँ मैंने यूनिफॉर्म लिख दिया 0 1। कुछ अगर इसको हम ऐसा लिखते यूनिफॉर्म 0 1 तो भी कोई इशू नहीं है ना। 0 1 का इंटरवल ओपन लिया, यहाँ इंटरवल क्लोज लिया, दोनों सेम ही चीज़ है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने किसी पॉइंट को अगर इंक्लूड कर दिया, जैसे यहाँ 0 और 1 इंक्लूड हो गया, तो उससे इसका डिस्ट्रीब्यूशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉन्टिन्यूस को। सो किसी एक पॉइंट या 2 पॉइंट या 4 पॉइंट को इंक्लूड एक्सक्लूड करने से कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होती है इसीलिए। तो अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट वाला है मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, है ना। सो मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल को कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। तो ये है probability of x is equal to probability is equal to x equal to 0 for some x belongs to 1. तो वो तो डिस्क्रीट में भी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, And it having intervals of ranges of हाँ। intervals. सो अनकाउंटेबल रेंज लिख सकते हैं, तो सिंपल लिखेंगे कि अ रैंडम, अगर सिर्फ हम ये लिखते हैं कि x इज इक्वल टू x इन नॉन जीरो फॉर सम x बिलोंग्स टू r, तो ये चीज डिस्क्रीट में भी होता है ना, क्योंकि डिस्क्रीट में भी कुछ पॉइंट है जहाँ प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो आएगी, तो हमें एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ लिखना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि जो कॉन्टिन्यूस वाली कुछ प्रॉपर्टी भी यहाँ आ रही है और कुछ डिस्क्रीट वाली प्रॉपर्टी भी आ रही है, तो दोनों है इसीलिए मिक्स्ड है ये, ठीक है ना। तो कुछ प्रॉपर्टीज पूरी नहीं आ रही है, पार्शियली डिस्क्रीट की प्रॉपर्टीज है, पार्शियली कॉन्टिन्यूस। सो अ रैंडम वेरिएबल यहाँ से आपको मिलेगा, अ रैंडम वेरिएबल x इज मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ जो रेंज होगा, रेंज ऑफ x इज अनकाउंटेबल सेट। तो आप ये नोट कर सकते हैं कि मैंने इतना क्यों नहीं लिखा था कॉन्टिन्यूस का डेफिनेशन, क्योंकि रेंज अनकाउंटेबल कॉन्टिन्यूस में भी है, मिक्स्ड में भी है, तो ये अभी लिखना है ना गलत हो जाएगा, इतना ही छोड़ देंगे तो ये ना तो मिक्स का डेफिनेशन है ना ही ये कॉन्टिन्यूस का भी डेफिनेशन है कंप्लीट, क्योंकि रेंज तो दोनों में अनकाउंटेबल है। सो रैंडम वेरिएबल x इज मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल रेंज इज अनकाउंटेबल एंड साथ में एक और कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x इज नॉन जीरो फॉर सम, फॉर सम मतलब देयर एग्जिस्ट वन पॉइंट, कुछ पॉइंट के लिए, नॉट ऑल, फॉर ऑल नहीं लिख रहे हैं हम, फॉर सम लिख रहे हैं, फॉर सम x बिलोंग्स टू r। तो कोई एक कम से कम ऐसा रियल नंबर मुझे जरूर मिलेगा जहां पे प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो आएगी, ये चीज है। और इसी को अगर हम थ्योरम के थ्रू लिखे, सो थ्योरम जो हमारा था मिक्स्ड के लिए कि और रैंडम वेरिएबल x इज, देखो CDF कैसे पहचान रहे थे हम लोग, स्टेप फंक्शन है तो वो डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट है तो CDF स्टेप फंक्शन होगा, अगर CDF कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एक भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है तो वो कॉन्टिन्यूस है, या कोई ऐसा CDF है जिसमें एक भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है तो वो कॉन्टिन्यूस होगी, इफ एंड ओनली इफ है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक तो कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसी एक पार्ट पे होगा एंड जंप भी होगा, जंप मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इसको कैसे लिखेंगे, रैंडम वेरिएबल x इज मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो एक रैंडम वेरिएबल x है उसको मिक्स्ड रैंडम बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ जो हमारे पास होगा क्या लिखूं इसमें, सो CDF जो कि fx है इज discontinuous at least one point and एक तो होगा कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा, तो डिसकंटिन्यूअस तो डिस्क्रीट का भी होता है, डिस्क्रीट का CDF भी तो डिसकंटिन्यूअस ही होता है, लेकिन साथ में ये होगा कि डिस्क्रीट में था कि स्टेप फंक्शन ही होगा, तो यहाँ स्टेप फंक्शन नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस भी होगा और साथ में कुछ पार्ट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अगर आप यहाँ नोटिस करना चाहेंगे तो ये जो पार्ट था ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, तो 0 से 1 में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यही वाली प्रॉपर्टी मिक्स में भी आएगी, किसी एक इंटरवल पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग CDF होगा। सो मैं ऐसा लिखूंगा यहाँ पे कि मैंने क्या किया, CDF इज अ डिसकंटिन्यूअस एट लीस्ट वन पॉइंट या एट लीस्ट वन रियल नंबर, ऐसा लिख लो आप चाहो तो, एट लीस्ट वन रियल नंबर,
कोई एक रियल नंबर जरूर होगा जहां पे CDF डिसकंटिन्यूअस होगा। एंड एक और कंडीशन ये आ जाती है कि जो CDF है fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हम लोग स्टेप फंक्शन क्यों बोल रहे थे, वो कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट नहीं है, या तो इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी, लेकिन CDF है तो CDF की रिक्वायरमेंट है नॉन डिक्रीजिंग की, तो डिक्रीजिंग हो नहीं सकती। तो यहाँ पे होगा fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या सिर्फ इंक्रीजिंग लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग वहाँ नॉन डिक्रीजिंग वर्ड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ इंक्रीजिंग भी लिख सकते हैं। इंक्रीजिंग का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग on a set, on a subset of R। सो R का कोई एक ऐसा सबसेट होगा जिस इंटरवल पे, या इंटरवल लिख दूं मैं, है ना, सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सो यहाँ पे इंटरवल लिख देता हूं। सो ऑन एन इंटरवल I बोल दो जो कि सबसेट ऑफ R होगा। सो ये यहाँ पे पॉइंट है। क्या कहना चाहा हमने कि कोई रैंडम वेरिएबल मिक्स्ड है अगर कम से कम एक पॉइंट, कम से कम एक रियल नंबर होगा जहां पे वो डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब जंप होगा। दूसरी चीज, कम से कम एक ऐसा इंटरवल मिलेगा मुझे जो सबसेट ऑफ R होगा। सो रियल नंबर का ऐसा एक इंटरवल मिलेगा जिस इंटरवल पे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आगे बहुत देखते हैं, जैसे एक CDF मैं लिखता हूँ। अपने लास्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मिक्स्ड ही थे। जो पिछले क्लास में कल हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें से मोस्टली क्वेश्चन मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल का ही CDF था। तो जैसे एक दो मैं लिख देता हूँ, जैसे 0 when x लेस देन 0, मान लो 1/2 प्लस x/2, 1 when मोर देन इक्वल, ठीक है, ये जैसे मैं लिख दिया अभी। और ये हमारे पास है। तो अगर आप देखेंगे तो इसका सपोर्ट भी है ना, अगर तुम चलो इसको ग्राफ बना लो पहले, तो इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे तो आपको क्या पता चलेगा यहाँ पे कि मुझे डिसाइड करना है डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस है, मिक्स्ड है। ऐसे देख के तो आपको इजीली पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि CDF का एक ही फॉर्म रहता है, मिक्स ये कॉन्टिन्यूअस में यहाँ हमेशा, सॉरी डिस्क्रीट में हमेशा कांस्टेंट फंक्शन रहेगा और कॉन्टिन्यूअस में वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन रहेगा। तो ग्राफ बनाओगे, सो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक ये आपका 0 हो जाएगा, है ना। और 0 से 1 में क्या हो रहा है, तो 0 यहाँ रखेंगे तो 1/2 हो जाएगी। 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1/2 है, ये 1/2 से स्टार्ट कर रहा है एक्चुअली ये फंक्शन, क्योंकि 1/2 की जो 1/2 पे फंक्शन की वैल्यू 1/x बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 से स्टार्ट होगी। और क्या है, हाफ प्लस x/2, तो ग्राफ बना लो, ये होगा। और 1 पे जाके कहाँ तक जाएगा, तो ये इंक्लूडेड है। और 1 पे जब x को 1 रखते हैं तो 1 हो जाएगा ना, तो 1 ही हो जाएगा, बाद में ये। तो ये इसका ग्राफ है। थोड़ा सा मैं ऐसे चेंज भी कर सकता था। सो अगर मैं थोड़ा सा इसको अगर चेंज करूँ, जैसे कि लेट्स से यहाँ पे मैं ऐसा लिखने के बजाय, या x/2 के बजाय मैं x/3 कर दूँ अभी के लिए, मान लो, ठीक है। सो तो क्या हो जाएगा, 1 पे 1/2 प्लस 1/3, तो 1/2 प्लस 1/3 क्या होगा, मान लो मैंने ऐसा कर दिया, तो अभी क्या होगा, तो 5/6। तो जैसे ये वाला नंबर 5/6 है। सो 1 जब x 0 से 1 में है तो 5/6 है, और 1 के बाद 1 हो गया, तो ये फिर यहाँ जंप लेगा, ये 1 आ गया, तो यहाँ पे मिक्स्ड है और यहाँ के आगे ये है। तो जैसे ये अब ग्राफ हो गया, अब ये समझिए। तो पहले जो मैंने लिखा था उसमें एक ही जंप था 0 पे, अभी जो मैंने बनाया 2 जंप हो गए, है ना, 0 और 1 दोनों। तो ये जैसे बनाया हमने, इसमें क्या देख रहे हैं आप, ये स्टेप फंक्शन है, ये स्टेप फंक्शन, मतलब कांस्टेंट फंक्शन है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए डिस्क्रीट नहीं है। डिस्क्रीट में क्या होता है, जितने भी ग्राफ होंगे वो सब इंटरवल्स पे कांस्टेंट फंक्शन होंगे। सो दिस इज नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन, इसलिए डिस्क्रीट नहीं है। और कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं है, अगर कॉन्टिन्यूअस होने के लिए देयर शुड नॉट बी एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो ये कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है, तो ना तो डिस्क्रीट है क्योंकि सारे पीस वाइज कांस्टेंट नहीं है ग्राफ ये, और दूसरा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी है, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है।
तो कॉन्टिन्यूस भी नहीं है, डिस्क्रीट नहीं है, तो तीसरी कैटेगरी हमारी मिक्स्ड है। तो यहाँ पे जो हमारे पास है ना, सो यहाँ पे मैं कह रहा था कि कम से कम एक सबसेट ऐसा होगा आर का जहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, यहाँ पे है, और कम से कम एक पॉइंट पे जंप होगा, तब जाके ये मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि x इज अ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। सो मिक्स का ग्राफ ऐसा ही होगा, कम से कम एक जंप होगा और कम से कम ऐसा इंटरवल एक मिलेगा जहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा CDF, तो हम बोलेंगे वो मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। किसी को डाउट है कुछ पूछिए। तो हमने अभी डेफिनेशंस लिखे हैं, ठीक है। सो अभी हमने मेनली डेफिनेशन लिखा और साथ में एक थ्योरम लिखा है CDF के साथ रिलेट करते हुए, जो कि कल हमने यूज भी किए थे कुछ कंडीशंस। तो डेफिनेशन और एक थ्योरम विथ CDF, सो ये था, ठीक है जी जी। उससे तो मतलब डायरेक्ट पता चल जाएगा, लेकिन मतलब ये जो ऊपर वाला जो डेफिनेशन लिखा है, हाँ डिस्क्रीट में भी तो सब पार्ट पे प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो में, लेकिन ये लिखा है ना, ये क्या है, डिस्क्रीट में रेंज क्या होगा, कुछ काउंटेबल हो सकता हाँ डिस्क्रीट में काउंटेबल ही होगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का रेंज काउंटेबल ही होगा और कुछ पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होगी, तो ये है। लेकिन यहाँ पे तो अनकाउंटेबल लिखा है ना, तो अनकाउंटेबल रेंज हो इसके बावजूद किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो आ जाए तो वो मिक्स्ड है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी जीरो ही आएगी। तो ये डेफिनेशन था, ये थ्योरम था, ठीक है। यहाँ देख लो कॉन्टिन्यूअस में ये डेफिनेशन था और ये हमने थ्योरम लिखे हैं, यहाँ हमने ये वाला थ्योरम लिखा है CDF कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। फिर ऐसे ही हमने डिस्क्रीट में ये आपका डेफिनेशन था कि जो रेंज है वो काउंटेबल सेट है, यहाँ हमने डेफिनेशन लिखा कि रेंज एक काउंटेबल सेट है, इतना ही काफी है। तो रेंज काउंटेबल सेट है, प्रोबेबिलिटी पॉइंट पे नॉन जीरो आएगी वो तो होगी काउंटेबल। और फिर थ्योरम हमने लिखा है इसका, ये थ्योरम लिखा है कि CDF स्टेप फंक्शन होगा, और ये थ्योरम इफ एंड ओनली जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज कर रहे थे। अब जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे देखो अब मैं आता हूं उस फॉर्मूले पे जो हम लास्ट क्लास में यूज कर रहे थे। तो जैसे अगर ऐसा है कि इफ x इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, अगर मान लो x कोई कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, देन प्रोबेबिलिटी x जो हम लोग लिख रहे थे कि x मोर देन a लेस देन b, प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू a लेस देन b, प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, या प्रोबेबिलिटी x मोर देन a लेस देन इक्वल टू b, ये चारों इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि CDF में पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ए बी कोई भी इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ आपने ए को इंक्लूड कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी x बराबर a हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर x कॉन्टिन्यूअस है तो x इज इक्वल टू a पे प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, चाहे a कोई भी रियल नंबर हो। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू b पे प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, चाहे b कोई भी रियल नंबर हो। तो ये कॉन्टिन्यूअस का डायरेक्ट प्रॉपर्टी था कि अगर कॉन्टिन्यूअस है चाहे a b तुम कुछ भी ले लो, प्रोबेबिलिटी उस पर जीरो ही आना है, डेफिनेशन है ये। तो इसी वजह से ये प्रोबेबिलिटी ये सब इक्वल होगी, और ये वही होगी जो हमने फॉर्मूला लिखा था। क्या लिखा था फॉर्मूला हमने, तो यहाँ पे आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, CDF at b माइनस CDF at a। तो ये सिर्फ कॉन्टिन्यूअस में ऐसा होगा, बाकी डिस्क्रीट में या मिक्स्ड में चारों का आंसर हो सकता है अलग अलग आए, ठीक है ना, ये चीज है। डिस्क्रीट या मिक्स में इन चारों का आंसर डिफरेंट आ सकता है। ये वन वे स्टेटमेंट है अभी, क्योंकि जस्ट वन वे इफ देन है ना जी। तो अगर कंटिन्यूअस के लिए तो होगा ना, हाँ वही तो बोल रहा हूँ, अगर ऐसा है तो कंटिन्यू जरूरी नहीं, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस है तो ऐसा होगा, है ना। बाकी तो अब कॉन्टिन्यूअस के लिए कोई भी पूछ ले इनमें से, इन चारों के लिए आप सिंगल फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन डिस्क्रीट या मिक्स्ड है तो आपको अलग अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो
ऑलरेडी लिख रखा है, जिसको मैं रिपीट कर देता हूँ. सो काउंटर एग्जांपल क्या होगा टू वे स्टेटमेंट के बीच में? काउंटर एग्जांपल दे दो, उसमें कोई बना लो तुम. अभी जो मैंने बनाया उसी में देख लो. जैसे यही पे है, यहाँ पे मैं अगर लिख देता हूँ, यही वाला एग्जांपल ले लो. अगर तुम्हें मैं यहाँ से पूछूं कि चलो भाई ये बताओ, इसमें क्या ही काउंटर है इसमें, क्योंकि वो सबके लिए थोड़ी होल्ड करेगा. जैसे x अभी के लिए मान लो 1/3 से 1/2 ले लो. इन सब का आंसर यहाँ ये मिक्स्ड है ना, इसके बावजूद इन सब का आंसर सेम आएगा. देखो देखो, तो ये निकालो इन सब का, ये भी इसके इक्वल ही आएगा. तो इनफैक्ट इक्वल ही है चारों, लेकिन ये मिक्स्ड है. फिर भी निकाल के देखो, चारों सेम ही आएगा. ठीक है ना. तो यहाँ अगर फाइंड करो तो चारों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि हमने बीच के पॉइंट्स लिए हैं जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है. तो ये रैंडम वेरिएबल हालांकि मिक्स्ड है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो जरूरी तो नहीं कि कॉन्टिन्यूअस होगा. ये तो मिक्स्ड है लेकिन स्टिल ऐसा हो रहा है. चारों ना, चारों इक्वल है. तो हाँ, अगर ये मान लो ऐसा है कि इफ x इज डिस्क्रीट और मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल या नॉट कॉन्टिन्यूअस, x इज अ नॉट कॉन्टिन्यूअस, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्क्रीट या मिक्स्ड. तो x इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो इसका मतलब है या तो डिस्क्रीट होगा या मिक्स्ड होगा. So directly we just dx x not equal to 0. क्या कह रहे हो? So directly means उसी में वो तो आप थ्योरम लिखा रहता है. हाँ. Directly means the probability of x is equal to x is not equal to 0. किसमें? जो भी लिखवा रहते हैं आगे आगे ये जो लिख रहा हूँ कहाँ गया ये? not continuous. हाँ वही बात है. उसमें directly हाँ भाई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो इफ x इज नॉट, लिख सकते हैं इफ x इज नॉट कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो देन मैं बस उस फॉर्मूले को लिख रहा हूँ वापस, जो पहले हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी कि फॉर्मूला होता क्या है ना. सो जैसे ये इसका फॉर्मूला क्या था, बस वो लिख रहा हूँ जो हमने पहले ऑलरेडी पिछले 2 क्लास में इसी पे तो क्वेश्चंस हमने किए थे, बस इसको रिपीट कर रहा हूँ. सो इसको हमने CDF के थ्रू डिफाइन किया था ना. तो CDF के थ्रू लिखेंगे तो ये हमने क्या लिखा था, CDF at b माइनस माइनस CDF at a. यहाँ पे इक्वलिटी लगा रखा है ना, तो CDF at b माइनस माइनस CDF at a माइनस. हो सकता है इन सब का आंसर डिफरेंट आए, हो सकता है सेम आए, गारंटी नहीं है. कॉन्टिन्यूअस में गारंटी है कि चारों सेम आएगी. मिक्स या डिस्क्रीट में हो सकता है सब इक्वली आ जाए, हो सकता है डिफरेंट है. तो CDF at b माइनस CDF at a, ये आपका CDF at b माइनस CDF at a माइनस. ठीक है ना. तो ये फॉर्मूला था, देख लो. तो ये हम लोग मिक्स्ड या कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो देखेंगे केयरफुली कि कौन सा वाला पूछा है, उसी का फॉर्मूला लगाएंगे. और कॉन्टिन्यूअस में है कि पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी होती नहीं है, सो पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी है नहीं, तो पॉइंट इंक्लूड एक्सक्लूड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रोबेबिलिटी में कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए. ठीक है. तो हमने इस फॉर्मूले पे लास्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे. इनफैक्ट 5वां लिख दूं अगर मैं, सो ये भी हमने लिखा था कि x इज इक्वल टू मान लो a हो गया, तो ये था CDF at a माइनस CDF at a माइनस, ये था हमारे पास. तो अभी मैं एक थ्योरम लिख के इसको खत्म करूंगा क्लास को आज कंप्लीट. तो यहाँ पे ये है कि तो ये कहता है कि लेट fmx be a CDF of a mixed random variable then there exists a CDF
CDF जिसका नाम, जिसका नोटेशन में लिख रहा हूँ FC, CDF FC of a continuous random variable. So M for mixed, C for continuous. CDF FC of X of a, मान लो ऐसे लिख देता हूँ, this of a continuous या ऐसे वेरिएबल लिखने का तो कोई मतलब है नहीं, तो वेरिएबल हटा भी सकते हो, क्या मतलब। तो फंक्शन लिखना है, फंक्शन f लिख सकते हैं, तो जैसे FC लिख देता हूँ। So there exists a CDF FC of a continuous random variable, कोई होगा, है ना, and a CDF FD of a mixed random variable, sorry, of a discrete random variable, such that इतना FD या FM of X is equal to lambda time FC of X plus 1 minus lambda time FC FD लिखना, FD of X for some lambda belongs to 0 1, है ना। अगर ऐसे मिक्स्ड है तो बीच का ओपन भी कर सकते हो तुम, तो ये ऐसा हो जाएगा 0 1 ओपन कर दिया, क्योंकि वो अगर मैं 0 ले लूंगा लैम्डा को तो ये डिस्क्रीट का ही आ जाएगा CDF, अगर मैं 1 ले लूंगा तो कॉन्टिन्यूअस का CDF आ जाएगा। तो ये थोड़ा मैं लेंदी लिख दिया, शॉर्ट में इसको ऐसा लिख सकते हैं कि मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल का CDF है तो हम लोग ऐसा लिख पाएंगे हमेशा लैम्डा टाइम कॉन्टिन्यूअस का CDF, फिर 1 माइनस लैम्डा टाइम डिस्क्रीट का CDF, जहाँ पे लैम्डा 0 1 के बीच का नंबर है। तो अगर कोई भी मुझे मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल का CDF पता है, सो उसको हम लोग इस फॉर्म में हमेशा लिख पाएंगे। तो क्या लिखा मैंने कि अगर FM जो है CDF है मिक्स्ड का, देन देयर एग्जिस्ट FC, एक जरूर मुझे ऐसा FC मिलेगा जो कि कॉन्टिन्यूअस का CDF होगा, और एक ऐसा FD मिलेगा जो डिस्क्रीट का CDF होगा। इस तरीके से कि FM X को मिक्स्ड के CDF फॉर्म लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम कॉन्टिन्यूअस का CDF और 1 माइनस लैम्डा टाइम डिस्क्रीट का CDF। एग्जांपल के लिए देख लो, जैसे हाँ पूछो, कुछ पूछना है कुछ। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, हाँ ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही है, इट्स अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू CDF। लेकिन ये अगर जब हम लोग पैरामीटर को, जब पैरामीटर का सम 1 हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, है ना। तो ये इसको हम लिख सकते हैं कॉन्वेक्स, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन का एक स्पेशल केस है। स्पेशल लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि लैम्डा टाइम समथिंग या C1 टाइम समथिंग प्लस C2 टाइम समथिंग, वो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन, ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन FC and FD, है ना। तो ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जो कोएफिशिएंट है, जैसे आपने पढ़ा होगा x और y का लीनियर कॉम्बिनेशन है ax प्लस by, जहाँ a b पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, a कैन बी एनी रियल नंबर, b कैन बी एनी रियल नंबर, तो उसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर मैं फिक्स कर दूं कि a प्लस बी 1 होगी और a और b दोनों नॉन नेगेटिव है, तो इसका मतलब उसको हम कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ये चीज़ है। तो वैसा है, ठीक है जी, तो ये समझ लो। आगे अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे अभी एक एग्जांपल लिखा था मैंने ना, तो जैसे अभी वाला ही जो एग्जांपल है मेरे पास कि अच्छा जरूरी नहीं है मोर देन 1 भी हो सकता है, आगे है ना मैंने 2 के लिए लिखा है, बट मे बी मोर देन 1 आल्सो, उसके लिए ठीक है आगे देखेंगे, एक्सटेंड कर सकते हैं इसको। तो जैसे अभी के लिए मैं आसान सा एक लिख देता हूँ, 0 जो हमने लिखा था हाफ प्लस x/2 और 0, ये था ना। तो इसको भी हम लोग, अब तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा ऐसा क्या कर सकते हैं कि वैसा हो जाए। तो अगर इसको हम ब्रेक करेंगे, सो दिस कैन बी रिटन एज अ फंक्शन 0 1/2, सॉरी यहाँ 1 था ना, सो ये 1 है, तो इस 1 को मैं 1/2 कर सकता हूँ, एंड प्लस 0 x/2 1/2, ठीक है ना। सो 0 प्लस 0 0 हो गया, हाफ प्लस x/2 हाफ प्लस x/2 और हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा। तो ये तब है जब x लेस देन 0, x बिटवीन 0 एंड 1 एंड x मोर देन इक्वल टू 1, यहाँ आ जाएगा। सो x लेस देन 0, x बिटवीन 0 एंड 1 और x मोर देन इक्वल टू 1,
देखो तो इसमें से क्या करो, हाफ कॉमन निकाल लो। तो हाफ जब तुम बाहर कर लोगे तो क्या बनेगा ये, अच्छा हाफ बाहर करो 0 1 1, इसको मिक्स भी कर सकते हो, ये हाफ है ये भी हाफ है, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, इन दोनों का यूनियन हो जाएगा। तो मैं जब हाफ कॉमन लूंगा 0 1 1 होगा, तो एक साथ ही लिख देता हूँ 0 1 और इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। तो यहाँ कब है, जब x लेस देन 0 और ये कब है, x मोर देन इक्वल टू 0। समझ पा रहे हो, इन दोनों का मैंने यूनियन ले लिया क्योंकि इक्वल ही तो है, एक ही तो है। सो 1/2 दो बार लिखने के बजाय एक बार ही लिखेंगे, अब वो 1/2 बाहर कॉमन आ गया तो 1 हो गया, इन दोनों का यूनियन ये हो जाएगा, इन दोनों सेट का यूनियन ले लो, 0 से 1 1 से इन्फिनिटी 0 से इन्फिनिटी। और इसको हम ऐसे ही रखेंगे, यहाँ भी हाफ कॉमन ले लो तो 0 x 1, सो x लेस देन 0 x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 और x मोर देन इक्वल टू 1। सो देखो यहाँ से जो अभी बन के आया है ये कुछ ऐसा बन गया। सो ये कुछ मैंने ऐसा बनाया, लैम्बडा टाइम एफ डी ऑफ एक्स, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम चाहो तो इसको पहले लिख लो इसको बाद में लिख लो, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, मैं उसको पहले लिख सकता हूँ चाहो तो। और 1 माइनस लैम्बडा टाइम एफ सी ऑफ एक्स, देखो सो ये एफ डी ये डिस्क्रीट का, यहाँ लैम्बडा क्या बनेगा, सो लैम्बडा की वैल्यू आ गई 1/2, सो लैम्बडा की जगह सो ये समझो 1/2 इंटू, और यहाँ 1, कोई जरूरी नहीं हर बार 1/2 आएगा। सो यहाँ जैसे 1/2 तो यहाँ 1/3 आएगा, यहाँ 1/3 आएगा तो 2/3 आएगा, मतलब ऐसा आएगा कोएफिशिएंट का सम 1 होगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज है एक्चुअली, तो हमने ये लिख के दिखा। तुम देखो एफ डी क्या है, तुम खुद पहचानो, एफ डी जो मैंने लिखा है मेरे हिसाब से एफ डी क्या बनेगा, सो मैंने जो एफ डी एक्स लिखे हैं एक्चुअली वो कुछ ऐसा है 0 1 0 when x less than equal to 0, नहीं x strictly less than 0, x when x more than equal to 0। सो ग्राफ बना कर देखो तुम्हें दिख जाएगा, एफ सी एक्स यह 0 x 1 less than 0 x more than equal to 0 less than 1 more than equal to 1, दोनों का तीनों का ग्राफ बना लो। ये जो ये एफ एक्स था तो इसको एफ एम कर देता हूँ मैं, अभी मिक्स्ड बनाने के लिए एफ एम लिख दिया मैंने। तो ये जो एफ एम था मिक्स्ड वाला सी डी एफ जो था हमने उसको अभी लिख दिया ऐसा, हाफ टाइम डिस्क्रीट का सी डी एफ प्लस हाफ टाइम कॉन्टिन्यूस का। तुम ग्राफ बना के देखो दोनों का समझ आ जाएगा, कौन डिस्क्रीट कौन कॉन्टिन्यूस। तो ये पहले वाले एफ डी वाले का ग्राफ बनाओगे एक्स टू एफ डी, ये कह रहा है 0 है, 0 से पहले और 0 के बाद 1 है ना, ये चीज़ है, इंक्लूडेड है ये एक्सक्लूडेड है। तो ये ग्राफ है इसका। दूसरे वाला ग्राफ बनाओगे तो ये मैंने बनाया ही था कुछ देर पहले, ये है 0 से पहले 0 1 के बीच में x है, फिर ये है, ठीक है। तो ये इस तरह से है 0 और 1, उसका ग्राफ बनाओगे तो उसमें इसका भी ग्राफ बनाया था हमने कुछ देर पहले, तो इसका ग्राफ क्या आया था, सो यहाँ अगर इसका ग्राफ बनाऊंगा सो ये x वर्सेस एफ सी था कॉन्टिन्यूस का, यहाँ x वर्सेस एफ एम है। तो यहाँ 0 से पहले तो 0 है और 0 के बाद हाफ से स्टार्ट होता है, सो हाफ से लेकर 1 तक गया फिर 1 हो गया, तो ये था, ठीक है। तो यहाँ जंप है, तो ये मिक्स्ड है, वो डिस्क्रीट है, वो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है भाई। देखो बताओ, तो आज हमने डिस्कस किया है कि डेफिनेशन क्या होगा डिस्क्रीट का, कॉन्टिन्यूस का, मिक्स्ड का, फिर तीनों की प्रॉपर्टी सीडीएफ के साथ क्या है वो डिस्कस किया, फिर एंड में हमने देखा कि मिक्स, कॉन्टिन्यूस, डिस्क्रीट के सीडीएफ में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। सो आज ये स्टॉप करते हैं और कल में आगे, क्योंकि ये थ्योरीज था, क्वेश्चंस तो इसमें हमने लास्ट क्लास में किए ही थे, तो अभी अगले क्लास में मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हमने आज बस ये डिफाइन किया, इन्होंने मिक्स लिखा नहीं है लेकिन क्वेश्चन में मिक्स पे क्वेश्चन आते हैं ना, डायरेक्टली इन्होंने लिखा नहीं है मिक्स्ड, बट क्वेश्चन आएगा। तो अभी मैं डिफाइन करूंगा अगले क्लास में पीएमएफ पीडीएफ, ठीक है ना। सो कल की क्लास में हम ये डिफाइन करेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे कल, ठीक है। सो आज हमने ये डिफाइन किया डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस, मिक्स्ड क्या है और सीडीएफ के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो अभी यही स्टॉप करते हैं, अभी गेट की क्लास होगी, तो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ सर, तो आपने थ्योरम दिखाया था मिक्स रहता है, वो डिस्कंटिन्यूअस रहता है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहना चाहिए। जी जी जी, सर इंक्रीजिंग में तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही हो। नहीं तो इंक्रीजिंग में कांस्टेंट फंक्शन भी हम लोग डिपेंड करता है डिफाइन कैसे कर रहे हैं।
तो दो कैटेगरी है, एक तो हम इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की एक कैटेगरी है, एक है नॉन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। तो आपका इंक्रीजिंग, आप क्या मानते हैं कि जो कांस्टेंट फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है कि नहीं आपके हिसाब से? आपका जो डेफिनेशन है इंक्रीजिंग वाला, उससे कांस्टेंट फंक्शन को आप इंक्रीजिंग लेंगे कि नहीं लेंगे? यस सर देंगे। तो गलत है, आप फिर गलत कह रहे हैं। तो उस केस में जो डिस्क्रीट वाला है ना, उस केस में डिस्क्रीट वाला भी मिक्स का सीडीएफ हो जाएगा। जो थ्योरम मैं लिखा था, अगर आपके हिसाब से मैं चलूँ कि इंक्रीजिंग सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बजाय अगर मैं सिर्फ इंक्रीजिंग लिखूंगा तो वो थ्योरम डिस्क्रीट भी सेटिस्फाई कर जाएगी। जो मैंने कंडीशन लिखे है ना, ये थ्योरम वाला इसकी बात कर रहे हो आप, सर तो ये डिस्क्रीट वाली भी सेटिस्फाई। जी जी, जो ग्राफ से देखा जाए ऐसे तो हो सकता है जिसमें सिर्फ इंक्रीजिंग रहता है तो ग्राफ जैसे कोई को क्वेश्चन में जैसे ग्राफ के साथ देखा जाए कोई पॉइंट अरे मेरे भाई सुनो सुनो, ये सीडीएफ इंक्रीजिंग है कि नहीं है ये बताओ? ये वाला जो सीडीएफ है ये इंक्रीजिंग है कि नहीं है? तुम तो अभी कह रहे थे कांस्टेंट इंक्रीजिंग, अभी पता लग गया तुमने अभी कहा था ना कि हाँ। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले, तो कॉन्सेप्ट तुम्हारा मिक्स क्लियर नहीं है। तुम ये बताओ, तुमने जो इंक्रीजिंग कहा उसमें कांस्टेंट फंक्शन अलाउड है कि नहीं अलाउड है? अगर तुमने भी कुछ देर पहले कहा था कांस्टेंट अलाउड है, कि कांस्टेंट फंक्शन भी इंक्रीजिंग हुआ तुम्हारे डेफिनेशन से, तो ये भी तो कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी तो इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग क्यों नहीं है? ये तो कांस्टेंट इंक्रीजिंग है ना। तो अभी कह रहे हो कांस्टेंट है इंक्रीजिंग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? जब ये कांस्टेंट है इंक्रीजिंग भी है, तो तुम्हारे हिसाब से मिक्स हो गया, क्योंकि यहाँ जंप भी है, इसमें जंप भी है और इसका सीडीएफ इंक्रीजिंग भी है। तो कंक्लूजन ये तुम जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो, वहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा, ठीक है ना। ये कंक्लूजन है अभी के लिए, वहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही लिखना पड़ेगा। इंक्रीजिंग लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो डिस्क्रीट वाला भी सेटिस्फाई कर देगा उस थ्योरम को, तो मिक्स नहीं हो पाएगा। वो डिस्क्रीट भी उसके हिसाब से मिक्स बन जाएगा, तो वहां कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए थैंक यू। अभी गेट की क्लास है, बाकी लोग लीव कर सकते हैं।